वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th के मैथ की चैप्टर 2 पर आधारित एक वीडियो है। रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 2 है। आज हम बात कर रहे हैं केवल फंक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिलेशंस के बारे में, संबंध के बारे में। हमने संबंधों के बारे में इतना कुछ पढ़ा था कि कोई भी एक सेट ए है, कोई सेट बी है, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, उनमें कुछ पेयर इस टाइप के हैं जो ए रिलेटेड टू बी इस प्रकार के पेयर हैं जो आर में होंगे और पूरा का पूरा आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ठीक है, साथ ही साथ फंक्शन क्या है आज हम ये जानेंगे। फंक्शन एक विशेष प्रकार के रिलेशंस को ही कहा जाता है। रिलेशन बहुत बड़ा फील्ड है, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो उसकी शर्तें हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। उसमें से एक विशेष प्रकार के रिलेशंस को एक विशेष प्रकार के शर्तों के साथ जब हम अध्ययन करते हैं तो उनको हम फंक्शन कह देते हैं, फलन कह देते हैं। एक उदाहरण के रूप में समझिए, हमने रिलेशन को पढ़ते वक्त ये जाना था कि कुछ ए के अवयव ऐसे हो सकते हैं जो बी से रिलेटेड नहीं होंगे, संबंधित नहीं होंगे, जैसे कि ये रखा हुआ है। बी में भी कुछ ऐसे अवयव रहे थे जो किसी से भी रिलेटेड नहीं रह पाए। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कोई दो एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट से भी रिलेट हो रहे थे, संबंधित हो रहे थे। या यूं भी देखा कि कोई एक बी का अवयव किन्हीं दो एलिमेंट के साथ संबंधित हो रहा था। या यूं भी देखा कि किसी एक ही एलिमेंट किन्हीं दो एलिमेंट के साथ भी संबंधित हो रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ जो अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं ए के बी के साथ, उनको संबंध बनाने में बहुत सारी स्वतंत्रताएं मिली हुई थी। अब हम इन स्वतंत्रता को थोड़ा सा कम करते हुए कुछ ऐसी शर्तों के साथ काम करेंगे जिससे कि ये किसी के साथ कुछ भी इस तरह की जो चीज़ें हैं इसमें ये ना बचे। हम कुछ कंडीशन डोमेन पर लगाएंगे, कुछ कंडीशन कोडोमेन पर लगाएंगे, जिससे कि रेंज में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। इस ही पर्टिकुलर संबंध को ही हम फंक्शन कहेंगे, फलन कहेंगे। क्लियर है वाली बात। इसका एक बात मतलब तय होता है क्या, कि प्रत्येक फलन, ईच फंक्शन इज ऑल्सो ए रिलेशन बट ईच रिलेशन इज नॉट नेसेसरी टू बी ए फंक्शन। क्लियर है वाली बात। प्रत्येक फलन, प्रत्येक फंक्शन रिलेशन तो है, संबंध तो है, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रत्येक संबंध फलन ही हो। क्लियर है वाली बात। चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर। फंक्शन के लिए डिफाइन कैसे करेंगे इसको जानते हैं। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो एक फंक्शन उसी प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट पर ही डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि रिलेशन का ही एक पार्ट है। कोई दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे ए और बी, दो नॉन एम्प्टी सेट यानी अरिक्त समुच्चय ए और बी। उस ए से बी में कोई रिलेशन आर, जिसको मैंने एफ कहा है, इस प्रकार हो। किस प्रकार हो? नंबर पहली बात कि ए का कोई भी अवयव खाली ना रहे। ए का कोई भी अवयव क्या हो? कोई भी अवयव खाली ना हो, खाली नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, यानी अगर मैंने यहां ले लिया ए बी सी, यहां ले लिया 1 2 3 4 5, तो ए 1 से रिलेट हो गया, बी 4 से, सी 2 से, यानी कोई भी अवयव खाली नहीं है। और दूसरी बात, ए के किसी एक एलिमेंट की बी के किसी एक एलिमेंट से अद्वितीय इमेज बनेगी। इमेज का मतलब अद्वितीय मैपिंग होगी, अद्वितीय ही संबंध बनाएगा। ठीक है, कोई किसी के साथ दूसरे के साथ नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? दूसरी बात समझ में आ गई? एक यूनिक रिलेशन होगा। कैसा होगा? यूनिक रिलेशन होगा, यूनिक रिलेशन होगा। ठीक है, तब हम ये कहेंगे कि एफ कोई फंक्शन है जो कहां से कहां पर मैप हो रहा है? ए टू बी पर मैप हो रहा है। या इसको इस तरह से भी डिनोट किया जा सकता है कि ए से बी पर कौन मैप कर रहा है? फंक्शन मैप कर रहा है, फलन मैप कर रहा है, एक संबंध है। ए से बी में संबंध है एफ। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। और देखते हैं आगे। अब फंक्शन की आगे की चीजों को समझने के लिए हमको दो वर्ड जरूर याद करने होंगे।
क्या, एक बार बार वर्ड आएगा इमेज और एक आएगा प्री इमेज, ठीक है, प्रतिबिंब और एक आएगा पूर्व प्रतिबिंब। इनको जरूर आप देख लीजिए क्या होते हैं पूर्व प्रतिबिंब। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक सेट ए है जिसमें x अवयव है, एक सेट बी है जिसमें y अवयव है। सेट ए का x अवयव f फंक्शन के द्वारा, यानी ये क्या है, एक्चुअली में एक रिलेशन है, f रिलेशन के द्वारा b सेट के y अवयव से जाकर के मिल रहा है, उससे संबंधित हो रहा है। तब हम इस बात को क्या कहेंगे कि x की इमेज y है, x की इमेज क्या है, y, या यूं कह सकते हैं कि y की प्री इमेज क्या है, x है, y की प्री इमेज क्या है, x है। आई होप कि बात समझ में आ गए होंगे दोनों वर्ड क्या है। कैसे कहेंगे हम फंक्शन की लैंग्वेज में इस बात को, इमेज और प्री इमेज को, कि जब कोई डोमेन का एलिमेंट कोडोमेन के किसी एलिमेंट से मैप होता है, फंक्शन होता है, रिलेट होता है, तब हम ये कहेंगे कि x की इमेज y है, यानी डोमेन के एलिमेंट की कोडोमेन में क्या मिलती है, इमेज मिलती है, जबकि कोडोमेन से डोमेन में वापस आएंगे तो क्या कहेगी, प्री इमेज कहलाएगी। ठीक है, इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x कोई एलिमेंट था, उस पर हमने f रिलेशन लगाया तो वो किसके बराबर हो गया, किससे मिलने पहुंच गया, y से मिलने पहुंच गया, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि y किस पर डिपेंड है, x पर डिपेंड है। ठीक है, x को बदलेंगे तो y का मान बदल जाएगा, यानी कि यहां जब कोई और संख्या आ जाएगी तो उसका संबंध यहां की किसी दूसरी संख्या से ही होगा। ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन में भी हमने बताया आपको कि क्या, कि यहाँ के प्रत्येक अवयव की कोई ना कोई इमेज अलग और यूनिक इमेज बनेगी। क्लियर है वाली बात। अब कुछ शर्तों को भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि वास्तव में फंक्शन के साथ कुछ शर्तें क्या हैं जिससे कि इनको बहुत सारी स्वतंत्रता यहाँ चरों को नहीं देंगे। यहाँ एक विशेष शर्तों के साथ हम पढ़ेंगे रिलेशन को ही, जिसको हम क्या कह रहे हैं, फंक्शन कह रहे हैं। क्या शर्तें हैं, ध्यान से समझिएगा। इसे मैंने डोमेन कहा, इसे मैंने कोडोमेन कहा। ठीक है, 1 2 3 4, एक बार आप जब ध्यान से समझ जाएंगे फिर फंक्शन को आप इजीली समझ पाएंगे। 1 ए से मैप हो गया है, 2 बी से मैप हो गया है, 4 सी से मैप हो गया है। ये कोई फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डोमेन में एक भी अवयव खाली नहीं छूटेगा जिसकी इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। कोडोमेन में कोई भी अवयव आपका खाली रह सकता है जिसकी इमेज प्री इमेज एग्जिस्ट ना कर रही हो। ठीक है, यानी इसमें कोडोमेन में कभी भी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी मैपिंग किसी दूसरे अवयव के साथ नहीं हो, जिसकी इमेज कोई यूनिक इमेज नहीं हो। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है, जबकि यहाँ कोडोमेन में खाली हो सकता है। ठीक है, कोडोमेन में खाली हो सकता है। दूसरी वाली बात समझिएगा और ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये ए है, ये बी है, 1 2 3 4, और ये ए बी सी मान लीजिए मैंने इस तरह से बनाया। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। ए की एक इमेज ये बन गई। ठीक है, 2 की इमेज ये रखी। ठीक है, साथ ही साथ में इस 4 की भी इमेज ये है। ठीक, और इस 4 की ही इमेज मैंने ये बना दी। अब आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, जबकि ऐसा पॉसिबल हो सकता है ए बी सी, यहां के किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज एग्जिस्ट नहीं करेंगी। मैंने अभी अभी बताया यूनिक इमेज होगी, यूनिक, लेकिन यहां का कोई एक अवयव किन्हीं 2 की इमेज हो सकता है। ठीक है, किसी एक की 2 इमेज नहीं बनेंगी, लेकिन कोडोमेन का कोई एक अवयव की 2 प्री इमेज हो सकती हैं। क्लियर ना? यानी कि ये पॉसिबल हो सकता है कि 1 ए से हो गया, बी 2 से भी है और बी 4 से भी रिलेटेड है, 3 सी से रिलेटेड हो गया। ये फंक्शन बन सकता है, लेकिन एक ही डोमेन के एक एलिमेंट की कोडोमेन में 2 इमेज एग्जिस्ट अगर कर रही हैं तो वो भी फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ 4 की 2 इमेज बी भी है और सी भी है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। कंडीशन समझ में आ गई। पहली कंडीशन तो ये कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए जिसकी कोई ना कोई इमेज ना हो। दूसरी बात कि यूनिक ही इमेज होगी, प्री इमेज एक से अधिक हो सकती हैं, लेकिन डोमेन से कोडोमेन में इमेज जो होगी वो कितनी होगी,
सिर्फ एक होगी, यूनिक इमेज होगी। इसीलिए मैंने बताया था कि ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं फंक्शन को पढ़ते वक्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जरा फंक्शंस के टाइप की। तो सबसे पहले तो फंक्शन के टाइप बहुत सारे हैं, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मेजर जो टाइप हैं वो दो हैं। क्या? एक तो इक्वल फंक्शन और दूसरा रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शंस भी फिर बहुत सारे हो जाते हैं, उनको मैं आगे बताऊंगा अभी वीडियो में। फिलहाल के लिए इक्वल फंक्शन की बात करते हैं। कोई दो फंक्शन f सच दैट a12 b g सच दैट a2 b, ठीक है, दो कोई फंक्शन लिए हैं, ये इक्वल फंक्शन तब कहलाएंगे, f और इक्वल g तब कहलाएंगे जब a1 इक्वल्स टू a2 आ जाएंगे। ठीक है, यानी उनके डोमेन कैसे होंगे? बराबर होंगे, और उनके कोडोमेन भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। ऐसे फंक्शंस को हम क्या कह देंगे? इक्वल फंक्शन कह देंगे। यानी f का डोमेन इक्वल्स टू g का डोमेन, f का परिसर इक्वल्स टू g का परिसर, रेंज भी बराबर होगी, कोडोमेन भी बराबर होंगे, डोमेन भी बराबर होंगे। ठीक है, रियल वैल्यू फंक्शन क्या होते हैं? रियल वैल्यू फंक्शन वो सारे के सारे फंक्शन जो a टू b पर मैप हो रहे हैं, और a और b दोनों के दोनों, a और b दोनों के दोनों सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। ठीक है, क्या है? r के रियल नंबर के वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय हैं। तो यानी कि ये a के सारे सारे अवयव कहाँ के होंगे? वास्तविक संख्याएं होंगी। b के भी सारे के सारे नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे? वास्तविक संख्या होंगे। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या कह देंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन कह देंगे। ठीक है, अब जरा दो एक प्रॉपर्टी भी समझ लीजिए कि फंक्शंस में जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस किस तरीके से फुलफिल होती हैं। जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पहला तो एडिशन के लिए है, अगर f प्लस जी एक्स है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स सीधा सीधा हो जाता है। ऐसे ही माइनस की बात करें, f माइनस जी एक्स, तो वो एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई में भी और ऐसे ही डिवाइड में f इंटू जी अगर करेंगे तो जो फंक्शन है वो एफ एक्स इंटू जी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम फॉर डिवाइड, f बाई जी एक्स अगर आप करेंगे तो वो एफ एक्स अपॉन जी एक्स ये भी हो जाएगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 5, a इंटू आप एफ एक्स करते हैं तो वो f इंटू ए एक्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फंक्शन की जो मैंने आपको सीधे सीधे जो रियल नंबर्स पर लागू होती हैं उसी तरीके से लागू हो जाती हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से फंक्शन को हम पता करेंगे कि वो फंक्शन है या नहीं है। 3 मैंने क्वेश्चन लिए हैं, हमको फाइंड करना है सीधा सीधा कि इनमें से कौन फंक्शन है कौन नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आर का अगर मैं डोमेन निकालूंगा तो आपको दिख रहा है 2, 3, 4 आएगा, जबकि कोडोमेन की बात करूंगा या रेंज की बात करूंगा तो वो 1,2 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज मिली हुई है, एक यूनिक इमेज मिली। वो अलग बात है कि डोमेन के किन्हीं 2 एलिमेंट की इमेज एक बन रही है, बन सकती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखिए, इसका मतलब ये क्या है? ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। इसकी बात करते हैं 2,2, 2,4। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो ज़रा गौर से देखिएगा, 2, 3 एंड 4। इधर की भी बात करें तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन मैंने लिए हैं 2, 3 एंड 4। 2 की भी इमेज कौन है? 2 है, और 2 की ही इमेज कौन है? 4 है। डोमेन के किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती। ठीक है, जबकि अगर इसको मैं मैप करूं तो देखो कैसे बनेगा, 2, 3, 4 और ये 1, 2। 2 की इमेज 1 और 3 की भी इमेज 1। डोमेन के 2 एलिमेंट की एक इमेज बन सकती है, लेकिन डोमेन के किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं बन सकती। यहां अगर 2 की बात करोगे तो 2 के पास अपनी एक यूनिक इमेज है 1, 3 के पास अपनी एक यूनिक इमेज है 1, लेकिन यहां पर 2 की यूनिक इमेज नहीं है। 2 की इमेज 2 भी है और 2 की इमेज ही 4 भी है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है और ऊपर वाला फंक्शन है। नीचे वाले को चेकआउट करते हैं। आर में वो पेयर हैं एक्स और वाई के जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, एक्स और वाई, और उनमें क्या रिलेशन है कि y जो है वो x का क्या है? 3 टाइम्स है। y जो है वो x का क्या है? 3 टाइम्स है। बताइए जरा कौन कौन आएंगे? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, लेते चलिए। y की वैल्यू 3x करनी है, x की जो भी वैल्यू आप रखेंगे। x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो y की वैल्यू आएगी 3, यानी कि 1, 3, 2, 6, 3, 9,
इस तरीके से ये पेयर आते चले जाएंगे। अब आप गौर से देखिए, क्या ऐसा कभी होगा कि किसी एक एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं मिलेगी? 1 के लिए 3 यूनिक इमेज, 2 के लिए 6 यूनिक इमेज, यानी इसको भी मैं अगर ऐसे बनाना चाहूँ तो ये 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट नेचुरल नंबर, ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड डॉट डॉट यूनिक नेचुरल नंबर। 1 किससे मैप होगा? 3 से। 2 किससे मैप होगा? 6 से। 3 किससे मैप होगा? 9 से। 4 किससे मैप होगा? 12 से। सबकी इस तरह से यूनिक इमेज मिलती चली जाएगी। इसका मतलब ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक एग्जाम्पल हमने लिया है, कोई फंक्शन है जो r को r पर रियल नंबर से रियल नंबर तक मैप कर रहा है और इस तरह से परिभाषित है, डिफाइन है क्या कि fx की वैल्यू 1 है। कब? जब x बिलोंग्स टू q, q मीन्स रेशनल नंबर, और x डज नॉट बिलोंग्स टू q, यानी कि रेशनल नंबर में नहीं है, यानी इरेशनल नंबर में है, तब उसकी वैल्यू कितनी है? -1 है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें पूछी हैं। एक तो वैल्यू पूछी है, f1/2 की वैल्यू बताइए, f पाई की वैल्यू बताइए, f√2 की वैल्यू बताइए और इसकी रेंज भी बताइए। एक ही क्वेश्चन से मैं बहुत सारी चीज़ें समझा रहा हूँ कि फंक्शन की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, साथ ही साथ उसकी रेंज कैसे निकालेंगे। तो बताइए ज़रा क्या क्या आप निकाल सकते हैं। f1/2 चाहिए मुझे। 1/2 कैसा नंबर है? रेशनल है, इरेशनल है? रेशनल है, क्यू में आएगा। क्यू की प्रत्येक वैल्यू के लिए, क्यू की प्रत्येक वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो f हाफ की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1। आंसर इज फर्स्ट। सेकंड, f पाई की वैल्यू बताइए। पाई पर बताइए वैल्यू क्या आएगी। पाई कैसा है? इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर पर वैल्यू कितनी है? x की कुछ भी वैल्यू हो, वैल्यू कितनी है? -1 है, यानी x पर डिपेंड नहीं कर रही है वैल्यू, तो ये -1 आ गया इसका दूसरा आंसर। थर्ड अगर बात करें तो f√2 की वैल्यू चाहिए। √2 खुद कैसा है? इरेशनल नंबर है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। अब अगर रेंज की बात करनी है तो ज़रा एक बात देखिए, यहाँ से ये है r, ये भी है r, पूरे के पूरे रियल नंबर की फैमिली है। यहाँ पर ये हर बार कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो 1/2 हो, चाहे वो पाई हो, चाहे वो √2 हो, चाहे एंड सो ऑन कुछ भी हो, सब जाकर के 1 और -1 पर ही मैप हो रहे हैं। हाफ की वैल्यू 1 आ गई थी, पाई की वैल्यू -1 आ गई, √2 की वैल्यू -1 आ गई, और भी इरेशनल नंबर लोगे -1, रेशनल नंबर लोगे सबकी सब वैल्यू 1 आएगी। तो पूरा का पूरा रियल नंबर शेष तो खाली रहेगा, लेकिन हमको केवल 2 ही वैल्यूज मिल रही हैं, 2 ही इमेज मिल रही हैं। क्या मिल रही हैं? 1 और -1। एक बार फिर से यहाँ कंफ्यूजन में मत हो जाना। डोमेन के किसी एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, पाई की इमेज -1, √2 की इमेज -1, वो अलग बात है कि वो एक ही है, लेकिन यहाँ के किसी एक की 2 इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन है। ये कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बार बार कह के चल रहा हूँ। इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी, रेंज क्या हो जाएगी बच्चे? इसकी रेंज हो जाएगी 1, -1। दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फाइंड डोमेन। डोमेन फाइंड करना है, गिवन है fx और gx, और दिया हुआ है कि fx जो है वो gx के इक्वल है। तो ऐसा डोमेन फाइंड कीजिए जिसके लिए ऐसा होगा कि fx जो है gx के बराबर होगा। तो गिवन है क्या कि fx इक्वल टू gx है, हमको डोमेन फाइंड करना है। अगर fx gx के बराबर है तो fx की वैल्यू है 1 - 3x, gx की वैल्यू है 2x² - 1। तो 2x² - 1 इसको इधर ले आएंगे तो 3x प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा, माइनस के 2 = 0। ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टर करना आप लोग जानते होंगे यदि आप 11th में हैं तो। 2 2 = 4, 4 के ऐसे फैक्टर सब्ट्रैक्ट करके 3 आने चाहिए, तो 4 बन जाए, 4 में से 1 जाएगा वो 3 आ जाएंगे। फैक्टर कर लिए, सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई -2.5, यानी कि ये वो डोमेन है जिसके लिए, यानी x की वैल्यू -2 और हाफ के लिए दोनों के दोनों फंक्शन कैसे होंगे? बराबर होंगे। एक और क्वेश्चन ले रखा है, fx = 1 + 2 tan x / 1 - 2 tan x, फाइंड द वैल्यू ऑफ f π/4, यानी x की जगह पर कौन है? π/4 रख दिया है, तो यहाँ पर भी बस x की जगह पर क्या रख देना होगा? π/4। π/4 का मतलब कितना होता है बेटा? π/4 का मतलब 180/4, 180/4 मतलब 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री के लिए निकाल लीजिए, 1 + 2 tan 45 / 1 - 2 tan 45। ट्रिगोनोमेट्री आपने पढ़ी रखी है, नहीं पढ़ी है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ट्रिगोनोमेट्री की वीडियोस को आप देख सकते हैं। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 + 2 × 1, 1 - 2 × 1, तो आंसर आ गया 3/- 1, यानी कि -3। क्लियर है वाली बात? और भी 2 एक क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए भी हो सकते हैं, दिखाते हैं।
ये बहुत सारे क्वेश्चन हमने ले लिए हैं 1 2 3 4, इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन करके भी दिखा दे रहा हूँ। एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 2x माइनस 3 अपन 2x प्लस 3, प्रूफ करना है एफ एक्स इंटू एफ माइनस एक्स की वैल्यू 1 आएगी। ऐसे ही एफ एक्स इक्वल टू इतना दे रखा है, प्रूफ करना है एफ कॉट थीटा की वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा या एफ टेन थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, लिखा हुआ वही है, ठीक है। एफ माइनस एक्स और चाहिए मुझे, एफ एक्स तो लिखा हुआ है, एफ माइनस एक्स और चाहिए, वो कितना आएगा माइनस का 2x माइनस का 3 माइनस के 2x प्लस का 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एफ एक्स इंटू एफ माइनस एक्स करना है, दोनों का मल्टीप्लाई। एफ एक्स की वैल्यू थी 2x प्लस माइनस 3, 2x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 3, मल्टीप्लाई करना है, माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं इसमें से 2x प्लस 3, और ये माइनस फिर से कॉमन ले लेता हूँ 2x माइनस 3, 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 कट गया, 2x माइनस 3 से ये कट गया, और माइनस से माइनस भी कट गया, टोटल वैल्यू कट गई 1 आ गया। यानी एफ एक्स इंटू एफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि हर एक के लिए आए, ये इस फंक्शन के लिए बात थी। ऐसे ही यहाँ की बात करिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, अब बस एक्स को क्या रिप्लेस करना है, कॉट थीटा से करना है। किससे करना है, कॉट थीटा से करना है। तो एफ कॉट थीटा, एक्स के पर क्या रख दिया कॉट थीटा, तो यहाँ पर भी आपको एक्स के पर क्या रखना होगा कॉट थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर था ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉट ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं क्या होता है, किसका उल्टा होता है टेन का, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू जानते हैं हम, क्या जानते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, कौन बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन यानी साइन किसका उल्टा कोसेक का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू आ गई एफ कॉट थीटा की वैल्यू आ गई। यही प्रूफ करना था। ऐसे ही आप एफ टेन थीटा को सेक स्क्वायर थीटा प्रूफ कर सकते हैं, ऐसे ही इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब एक देखते हैं लॉग वाला आंसर, ये क्या देखते हैं अभी लॉग वाला। एफ एक्स इजकल टू लॉग एक्स गिवन है, और क्या प्रूफ करना है कि एफ यू वी की वैल्यू एफ यू प्लस एफ वी होनी चाहिए। एफ एक्स बराबर लॉग एक्स था, तो एफ यू बराबर क्या हो जाएगा लॉग यू हो जाएगा। एफ वी बराबर क्या हो जाएगा लॉग वी हो जाएगा। एफ यू इंटू वी बराबर क्या हो जाएगा लॉग यू इंटू वी हो जाएगा। अब आपको लॉग में प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने पिछली क्लासेस में, लॉग एम इंटू एन का मतलब हो जाता है लॉग एम प्लस लॉग एन, अलग अलग हो जाते हैं अलग अलग। तो लॉग यू किसकी वैल्यू है एफ यू की है, लॉग वी किसकी वैल्यू है एफ वी की है, बस हो गया जी प्रूफ। एफ यू इंटू वी किसके बराबर आ गया एफ यू प्लस एफ वी की, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी कुछ क्वेश्चन लिए मैंने। एक क्वेश्चन देखिए जरा कितना अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में और कंपटीशन में पूछा जाता है। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1 कब, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी। एक्स स्क्वायर माइनस 2 कब, जब x की वैल्यू -2 के इक्वल और उससे ग्रेटर देन और 3 के इक्वल और उससे लेस देन होगी। 2x प्लस 3 होगी वैल्यू कब, जब x की वैल्यू -2 से भी छोटी हो जाएगी। अब आपसे पूछा है नंबर फर्स्ट f2 की वैल्यू फाइंड कीजिए, सेकंड पूछा है f4 की वैल्यू फाइंड कीजिए, थर्ड पूछा है f-1 की वैल्यू फाइंड कीजिए, एंड फोर्थ पूछा है f-3 की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो बताइए ज़रा, f2 की बात कर रहा हूँ, 2 क्या 3 से बड़ा है नहीं, इसका मतलब हमको यहाँ से वैल्यू नहीं लेनी। क्या 2 -2 से छोटा है नहीं, इसका मतलब 2 कहाँ आएगा -2 से बड़ा और 3 से छोटे के बीच में आएगा। इसका मतलब हमें वैल्यू कहाँ से निकालनी होगी एक्स स्क्वायर -2 से निकालनी होगी। तो क्या लगाएंगे एफ एक्स के पर 2 रखा है तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी 4 माइनस का 2, 2 इज द राइट आंसर। F4 की वैल्यू चाहिए, F4 क्या 3 से बड़ा है, जी हाँ 4 3 से बड़ा है, इसका मतलब आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी होगी 3x, x के पर कौन है 4 -1 यानी कि 12 -1 11 इज द राइट आंसर। क्लियर ये वाली बात। ऐसे ही f-1, क्या f-1 -2 से छोटा है, कुछ बच्चों को आंसर आ रहा होगा हाँ -1 -2 से छोटा है, नहीं, माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है
वो उतनी छोटी होती है। -2 ऑल्सो छोटा है उससे, तो -1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। वापस यहीं से वैल्यू निकालेंगे x² -2 से, यानी -1 का स्क्वायर माइनस का 2, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 माइनस का 2, यानी -1 इसका आंसर आ गया। f-3 क्या हो जाएगा, -2 से छोटा हो जाएगा। अब आपको वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी। 2 × -3 + 3 यानी -6 + 3 -3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और इन सिंबल्स को देख करके कभी आप घबराइएगा नहीं। अब आपको समझ में आ गया हो कि इनको कैसे रीड करना है, और इजीली उसको देख करके, ये कंडीशन है केवल कि f(x) की वैल्यू ये है यदि कंडीशन ये है, f(x) की वैल्यू ये है यदि ये कंडीशन है, और f(x) की वैल्यू ये है यदि ये कंडीशन है। आपको अपनी कंडीशन चेकआउट करनी है, जो वैल्यू पूछी गई है कि वो किस में से है, और फिर उसको कर लेना है। अगर आपको ये स्टडी करने नहीं आते हैं तो हमारी बेसिक मैथ्स की वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए, वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि सिंबल्स को कैसे पढ़ते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद करना है। f(x) इतना दे रखा है, f sin x/4 की वैल्यू इतनी प्रूफ करनी है, ट्रिगोनोमेट्री की सहायता से होगी, आप कर सकते हैं। f(x+1) की वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन में, f(x+1) की वैल्यू गिवन है, और आपसे पूछी किसकी है, f(x) की पूछ ली है। ऐसे क्वेश्चंस में करने के लिए आपको केवल क्या देखना है कि यहाँ कौन था, x+1 था, उसकी जगह पर क्या लाना है, x लेके आना है। यानी x+1 को मुझे क्या रखना है, x रखना है। x+1 को क्या रखना है, x रखना है, तब मुझे x की वैल्यू लेकर के f(x) की वैल्यू फाइंड करके आ पाऊंगा। ठीक है, या तो यूं करिए कि इसको आप x+1 की फॉर्मेट में ले आइए। इस राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को आप यदि x+1 की फॉर्मेट में लेके आ पाए, तब आप तुरंत कह पाएंगे कि हाँ साहब x+1 को x से रिप्लेस कर दीजिए, तो वो आ जाएगा। या यूं कहिए, अभी थोड़ी देर के लिए आप ये कहेंगे कि x से तो x कट जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, थोड़ी देर के लिए इसे y मान लीजिए। क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। x+1 को y रखना है, तो x को एक्चुअली मुझे क्या रखना होगा, y-1। यानी इस पूरे इक्वेशन में x को मुझे क्या रिप्लेस कर देना होगा, x को मुझे क्या रिप्लेस कर देना होगा, y-1। तो बना दीजिए ज़रा। अगर मैं x को y माइनस रखूँगा तो वह fy बनेगा। क्या बनेगा, fy। x की जगह पर क्या रखना है मुझे, y-1। तो y-1 का होल स्क्वायर -3y-1 + 2। x की प्रत्येक जगह पर मैंने क्या कर दिया है, y-1 लिख दिया है। सॉल्व कर लीजिए इसको अब। y² + 1 - 2y -3y + 3 + 2। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो ये y² -5y, 3 और 2 5 और 1 6 +6, ये fy की वैल्यू आ गई, fy की वैल्यू आ गई। अब मैं फिर से वापस इस y की जगह पर, प्रत्येक जगह पर y की जगह पर क्या कर दूं, x कर दूं। तो f(x) = x² -5x + 6, ये आपकी वैल्यू आ गई f(x) की। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, f(x) की। आपको f(x+1) की वैल्यू गिवन थी, आपको f(x) की निकालनी थी। जस्ट आप काम कीजिए ये कि उस x+1 की जगह पर कोई नया सिंबल ले लीजिए, y ले लीजिए, और उसको रिप्लेस कर दीजिए, x की जगह पर रिप्लेस कर दिए, क्योंकि यहाँ x+1 थोड़ी है, यहाँ तो x है। तो मैंने क्या करा, x+1 को y कहूँगा, तो x को क्या कहूँगा, 1 को इधर ले गया मैं, y-1। तो हर जगह मैंने x की जगह पर क्या लगा दिया, y-1 लगा दिया, y-1 लगा दिया, सॉल्व कर लिया, fy की वैल्यू आ गई। और लास्ट में फिर से मैंने सारे y को किससे रिप्लेस कर दिया, x से कर दिया, और f(x) की वैल्यू फाइंड हो गई। क्लियर है वाली बात। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस f(g(x) वगैरह के भी आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉल्व नहीं करूँगा, जस्ट जल्दी से देख लीजिएगा। मान लीजिए f(x) = 3x + 1 और g(x) = sin x। आपसे कहा दिया जाता है fog x निकालिए। तो fog x का मतलब क्या है, f(g(x) से, f(g(x) से है, यानी कि इस x की जगह पर कौन आ जाएगा, पूरा का पूरा gx आ जाएगा। यानी कि f(g(x) का मतलब हो जाएगा f(g(x) कौन था, sin x, f(sin x). अब इसकी फिर से कंपेयर कीजिए, यहाँ f(x) था, x की जगह पर कौन आ गया, sin x। तो यहाँ पर भी x की जगह पर कौन हो जाएगा, sin x। तो कौन वैल्यू आ जाएगी, 3 sin x + 1, 3 sin x + 1 की किसकी वैल्यू आ गई, fog x की आ गई। आपको अगर gof x की पूछी जाती, gof x का मतलब g of f(x), यानी पूरा का पूरा फंक्शन f(x) आएगा। f(x) कौन है, 3x + 1, यानी कि g of 3x + 1। x की जगह पर क्या आ गया है, 3x + 1। तो यहाँ पर भी x की जगह पर कौन आ जाएगा, 3x + 1, यानी ये बन जाएगा sin 3x + 1। ये आंसर हो गया। क्लियर है वाली बात। तो ये फॉग और गॉफ भी आप समझ गए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। आप जल्दी से कुछ रेंज, डोमेन और कोडोमेन फाइंड करने वाले ले लेते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर 2 फिनिश हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्यारे बच्चों, इस टाइप का एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और कंपटीशंस में एनडीए वगैरह में बहुत आता है। इसको सीख लीजिए। और कई बार बच्चों को ये बड़ा डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन, लेकिन एक बार आपके समझ में आ जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। सबसे बड़ी बात, इसमें हम उस चीज़ की वैल्यू को ध्यान में रखते हैं कि 1/0 ये क्या है। 1/0 अनडिफाइंड केस है, परिभाषित नहीं किया जा सकता 1/0 को। बस इसी बात को ध्यान में रख करके हमको अपनी बात कहनी होगी, ठीक है। चलिए, हमें सबसे पहले तो डोमेन निकालना है, डोमेन ऑफ fx, ठीक है। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। डोमेन का क्या मतलब है? डोमेन का ये मतलब है कि x की किस वैल्यू के लिए ये परिभाषित ही नहीं होगा, ठीक है। x की किस वैल्यू के लिए fx की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। x की वैल्यू में 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, fx की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया कि -∞ से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू रखूँ, उसकी कोई ना कोई इमेज मिल रही है, कोई ना कोई इमेज मिल रही है। लेकिन क्या कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसी वैल्यू है x की जिसके लिए fx की वैल्यू यानी डोमेन की कोई एक वैल्यू के लिए को डोमेन में कोई इमेज ही ना मिले? जी हाँ, आपको दिख रहा होगा। x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूंगा, x की वैल्यू 7 रख दूंगा, सॉरी क्या रख दूंगा? 7, तो 7 - 7 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो 1/0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। यानी fx की वैल्यू हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे। किसके लिए? x = 7 के लिए। तो यहाँ पर यही बात लिख देंगे हम, चूंकि x = 7 पर fx क्या है? परिभाषित नहीं है, अतः उसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर r था, उस r में से किसको माइनस कर देंगे? उसी नंबर को आप हटा देंगे, माइनस कर देंगे जिस पर फंक्शन परिभाषित नहीं है। ये आपका डोमेन हो गया। क्लियर ये वाली बात? अब बात करते हैं रेंज निकालना। रेंज निकालना भी सीख लीजिए। रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज के लिए आपको क्या करना है कि जो भी फंक्शन की वैल्यू दे रखी होगी उसको आप y के इक्वलेंट मान लेना, ठीक है। y = 1/x - 7। अब x की वैल्यू y के टर्म में निकालिए। x - 7 = 1/y और x = हो जाएगा 1/y + 7, या यूं कह सकते हैं कि x की वैल्यू हो गई 1 + 7y/y, ठीक है। अब यहां से भी आपको वही काम देखना है कि कब y की वैल्यू के लिए x जो है वो डिफाइन नहीं होगा। अगर मैं y की वैल्यू को 0 लगा दूंगा, अगर मैं y की वैल्यू को 0 लगा दूंगा तो ये फिर से 1/0 का केस बन जाएगा, तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब रेंज क्या हो गई? पूरी की पूरी R फैमिली जिसमें 0 नहीं होना चाहिए, पूरी की पूरी R फैमिली जिसमें 0 नहीं होना चाहिए, वो फंक्शन fx की क्या बन गई? रेंज बन गई, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी वीडियो पर स्क्रीन पर दिख रहा है। fx = 2 - 3x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी वो रियल नंबर लेने हैं जो 0 से बड़े हैं। अब इसका प्रांत भी निकालना है, डोमेन भी निकालना है और परिसर यानी रेंज भी निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको? सबसे पहले तो वही बात कि किस के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा उसके लिए बात करना है, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूं, क्या देख पा रहा हूं? सभी के लिए डिफाइन है क्या? नहीं है ना। तो यानी x की वैल्यू r लगानी है, रियल नंबर लगाना है और 0 से क्या लेना है? बड़ा लेना है। यानी 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, एंड सो ऑन, कुछ भी लेना है। और उसके लिए क्या डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी? नहीं आएगी। यूनिक वैल्यू आएगी? बिल्कुल आएगी। इसका मतलब जो इसका डोमेन होगा fx का वो पूरा का पूरा r हो गया। यानी कि ऐसा r कौन सा कि x की वैल्यू किससे? 0 से बड़ी होगी। पूरे का पूरा जो डोमेन ऑफ fx है वो क्या है? रियल नंबर है। और कैसा रियल नंबर है? जो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, जो x > 0, ठीक है। या यूं कह सकते हैं कि सारे के सारे x डोमेन में है, बिलोंग्स टू r, और x कहाँ से हैं? 0 से बड़े हैं। यही इसका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया कि आपको y = 2 - 3x लेना है, y के इक्वल ले लेना है फंक्शन को, और x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी है। निकालिए ज़रा। तो 3x इधर आ गया, 2 - y हो गया, x की वैल्यू हो गई 2 - y/3, ठीक है। अब x की किस y की किस वैल्यू के लिए x डिफाइन नहीं होगा ये आपको फाइंड करना है, वही उसकी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। तो ज़रा गौर से कीजिए, देखिए इसमें मुझे x की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या रखनी थी? 0 से बड़ी रखनी थी, 0 से बड़ी रखनी थी। अब मुझको क्या लेके आना है? x की वैल्यू है 2 - y/3। y की किस किस वैल्यू के लिए x की वैल्यू में फाइंड नहीं कर सकता? किस वैल्यू के लिए फाइंड नहीं कर सकता?
एक्स की वैल्यूज़ हैं कौन सी, 0 से बड़ी हैं, 0 से सारी की सारी वैल्यूज़ कैसी हैं, बड़ी हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। यहाँ बात करिए ज़रा क्या आएगी वैल्यू। अगर मैं y का मान 2 रख दूंगा तो 2 - 2 0 हो गया, ठीक है। जबकि x की वैल्यू क्या चाहिए, 0 से बड़ी चाहिए, 0 से बड़ी चाहिए। यानी ऐसे भी निकाल सकते हैं कि x क्या था, 0 से ग्रेटर देन था, और x की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस के y/3 है, वो भी क्या हो जाएगा, 0 से ग्रेटर देन हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, 3 0 में चला गया, यानी 2 - y इज ग्रेटर देन 0, y इधर चला गया। इसका मतलब हो गया कि y की वैल्यू 2 से क्या होगी, छोटी होगी। y की वैल्यू क्या होगी, 2 से छोटी ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप y की वैल्यू 2 रख दोगे तो x की वैल्यू 0 हो गई, या y की वैल्यू 3 रख दोगे तो माइनस में हो गई, जबकि x की वैल्यू पॉजिटिव थी और 0 से बड़ी थी। इसका मतलब आप कोई भी ऐसी वैल्यू यानी 2 से बड़ी वैल्यूज आप यहाँ नहीं रख सकते। y का मान क्या होगा, 2 से छोटा होगा। तो रेंज क्या होगा इसकी, रेंज हो गई -∞ से लेकर के और 2 तक। 2 से छोटी वैल्यू चाहिए, 2 से छोटी, तो 2 से छोटी 1 हो गई, 0 हो गई, -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक, पूरी माइनस के इन्फिनिटी तक, ये इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें भी हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं, निकालते हैं। तो f(x) = रूट में x - 1 है, x की किस वैल्यूज़ के लिए, और x क्या है, एक वास्तविक फलन है, ठीक है, रियल नंबर्स का है। रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं x की वैल्यू को 0 लगा दूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, मुझे एक बात बताइए, रूट में -1 आएगी, और रूट में -1 रियल नंबर में नहीं आता, किस में आता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। किस में आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। इसीलिए यहाँ पर भी जो डोमेन आएगा, डोमेन ऑफ f(x) जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 से बड़े नंबर्स हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, 0 से बड़े नंबर, यानी कि सारे के सारे x बिलोंग्स टू r, और कैसे, वो 0 से बड़े होने चाहिए, ठीक है। ये डोमेन हो गया। रेंज की बात करते हैं। रेंज के लिए हमने क्या कहा, f(x) को किसके इक्वल लेना, y के, y = रूट में x - 1, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, x - 1, x की वैल्यू हो जाएगी y² + 1, ठीक है। अब क्या करना है आपको, x की किस वैल्यू के लिए, x की वैल्यू आनी चाहिए y की किस वैल्यू के लिए, y का मान क्या रखें कि x की वैल्यू हमको मिल जाए। x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा, तो y की वैल्यू 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, -1 रख लीजिए, -2 रख लीजिए, हमेशा पॉजिटिव आएगा और एक डिस्टिंक्ट वैल्यू आ जाएगी। और इस तरीके से जो रेंज आएगी, रेंज आपका पूरी की पूरी r, पूरा का पूरा रियल नंबर आ गया। यानी y का मान आप पूरे के पूरे रियल नंबर में से कुछ भी ले लीजिए, x की वैल्यू आपको डिस्टिंक्ट और यूनिक मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ हमने देखा कि कैसे हम डोमेन निकालते हैं, कैसे हम रेंज निकालते हैं, कैसे कोडोमेन था, फंक्शन के बारे में हमने बता दिया। एक नई वीडियो हम एक ऐसी लेके आएंगे जिसमें हम फंक्शन के टाइप्स भी बताएंगे। रियल वैल्यूड जो फंक्शन है वो बहुत सारे प्रकार के हैं, उसमें आपको कई टाइप मिलेंगे, चरघातांकीय फलन, लॉग लघुगणक कर आधारित फलन, ठीक है, बहुपद वाला पोलिनोमियल फंक्शन मिलेगा, ठीक है, क्यूबिक फंक्शन मिलेगा, बहुत सारे टाइप ऑफ फंक्शंस हैं, लगभग 10 तो कम से कम बैठ ही जाते हैं। और उससे भी आगे जब ग्रेजुएशन लेवल पर आप पढ़ेंगे तो और भी चीज़ों को पढ़ेंगे, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे सेपरेट, जिससे कि आप टाइप ऑफ फंक्शंस को और IIT और NDA वगैरह लेवल पर आप सीख पाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ आपका 11th क्लास के लिए चैप्टर 2 फिनिश हो जाता है। 12th वाले बच्चों के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने के बाद ही उनका 12th क्लास का जो पहला वाला चैप्टर है वो समझ में आएगा। और आई होप सो कि आपको फंक्शंस आज बहुत टिपिकल नहीं लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार से कृष्णा स्टडी पॉइंट को देखते रहिए, बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।